नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की नक्सलियों ने कायराना हरकत करके ये बताने की कोशिश की है कि अब उनका अंत बेहद निकट है। लेकिन ऐसे में अब जो समस्या आती है वो ये आती है कि क्या नक्सली समस्या का समाधान है या नहीं। तो आज आप इस वीडियो में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो इस दौरान हुए नक्सली हमलों में हजारों लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर सरकारों की माने तो नक्सली हमले में धीरे धीरे कमी आ रही है और नक्सल प्रभावित इलाके लगातार सिमटते जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 1967 से शुरू हुई ये समस्या अब तक पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हो पाई है। क्या तकनीकों से लैस हमारी सुरक्षा बल इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं है, या फिर सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? क्या नक्सलवाद की वजहों पर काम करने के बजाय सियासी दल इसे शाह देते हैं? सवाल यह भी है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या क्या पहले की हैं, और अगर सरकार ही पहले सही दिशा में नहीं है तो इस समस्या का सही हल क्या है। तो चलिए जानते हैं। नक्सल विचारधारा एक आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी विचारों के समर्थकों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी से हुई थी, इसीलिए ये नक्सलवादी आंदोलन के रूप में चर्चित हो गया। इसमें शामिल लोगों को नक्सली कहा जाता है। बता दें कि इस आंदोलन में शामिल लोगों को कभी कभी माओवादी भी कहा जाता है। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है, जबकि माओवाद चीनी नेता माओ तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। बता दें कि दोनों ही आंदोलनों के समर्थक भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की मांग कर रहे हैं। किसानों पर जमींदारों के द्वारा अत्याचार और उनके अधिकारों को छीनना एक पुरानी प्रथा रही है और देश भर में इसके हजारों साक्ष्य भी मौजूद हैं। लिहाजा नक्सलबाड़ी के तत्कालीन किसान भी इस समस्या का सामना कर रहे थे। हालांकि आजादी के बाद भूमि सुधार की कुछ पहले जरूर की गई, लेकिन ये पूरी तरह से कामयाब नहीं रही। नक्सलबाड़ी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और इसी के मद्देनजर किसान और जमींदारों के बीच जमीनी विवाद पैदा हो गया और 1967 में कम्युनिस्टों ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत कर दी, जो कि अभी तक जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार ने कानू सान्याल और जंगल संस्थाल के साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ एक किसान विद्रोह शुरू कर दिया था। 60 के दशक के आखिरी में और 70 के दशक के शुरुआती दौर में नक्सलबाड़ी विद्रोह ने शहरी युवाओं और ग्रामीणों दोनों के दिलों में आग लगा दी थी, जिसे देखते हुए यह आंदोलन धीरे धीरे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आम हो गया और इसके बाद ये धीरे धीरे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया। यह आंदोलन हिंसा पर आधारित है और इसमें धनवानों और सत्ता की मदद करने वालों की हत्या कर देना एक आम बात है। सच कहा जाए तो अन्याय और गैर बराबरी से पैदा हुआ ये आंदोलन देश और समाज के लिए नासूर बन गया है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हमारी सरकारें अभी तक इसकी काट नहीं ढूंढ पाई हैं। देश में फैली सामाजिक और आर्थिक विषमता का एक नतीजा है ये आंदोलन। बात चाहे छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकाम की करें या फिर ओडिशा के मलकानगिरी की, भुखमरी और कुपोषण एक सामान्य बात है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण एक निचले स्तर की जीवन शैली और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते हुए इन क्षेत्रों में मौत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वहीं देश का एक तबका अच्छी तरीके की सुख सुविधाओं से लैस है। अमूमन ये कहा जाता है कि भारत ब्रिटिश राज से अरबपति राज तक का सफर तय कर रहा है। वहीं विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का 22% भाग सिर्फ 1% लोगों के हाथों में पहुंचता है और यह असमानता लगातार तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ऑक्सफैम के मुताबिक भारत के 1% लोगों ने देश के 73% धन पर कब्जा किया हुआ है। यकीनन इस तरीके की असमानताओं में हमेशा असंतोष के बीज होते हैं, जिनमें विद्रोह करने की क्षमता होती है। ये भी एक सच्चाई है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स में पिछले 3 सालों में हम 5वें पायदान पर फिसल गए, यानी कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हुई है। समझना होगा कि भ्रष्टाचार कई समस्याओं की जड़ है जो असंतोष का कारण बनते हैं, और ये सभी वो पहलू हैं जो गरीबों और वंचित समूहों में असंतोष बढ़ा रहे हैं और वे गरीब और भुखमरी से मुक्त होने के नारे बुलंद कर रहे हैं। इन्हीं असंतोषों की वजह से नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मिल गया। दूसरी तरफ सरकारों के कई प्रयासों के बावजूद भी इस समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या के सभी संभावित पहलुओं पर विचार नहीं कर रही है।
हालांकि सरकार की पहलों से कुछ क्षेत्रों में नक्सली हिंसा खत्म जरूर हुई है, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। अब बात करते हैं कि नक्सली हिंसा में कमी कितनी आई है। नक्सल समस्या को लेकर ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले की तुलना में काफी कमी आ गई है। 2008 में 223 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन तत्कालीन सरकार के प्रयासों से इनमें कमी आई और 2014 में ये संख्या 161 रह गई और 2017 में नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या और घटकर 126 रह गई। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि 44 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, जबकि 8 नए जिलों में नक्सली गतिविधियां देखी जा रही हैं। लिहाजा नक्सल प्रभावित कुल जिलों की संख्या अब 90 हो गई है। ये सभी जिले देश के 11 राज्यों में फैले हैं, जिनमें 30 सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताए गए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक दशक में नक्सली हिंसा में कमी आई और जिलों को नक्सल गतिविधियों से मुक्त भी कराया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई नए जिले ऐसे भी हैं जिनमें नक्सली गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस साल गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 जिले ऐसे हैं जहां पहली दफा नक्सली गतिविधि देखी गई है। केरल में ऐसे 3, ओडिशा में 2 और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 1-1 जिले पाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सिमटने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन नए जिलों में क्या रोग लग रहा है, जिस पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। नक्सली समस्या से निपटने के लिए क्या क्या पहले की गई है सरकार की तरफ से, वो भी जानना जरूरी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली समस्या से निपटने के लिए सरकारें समय समय पर काम करती रही हैं। हालांकि इन इलाकों में किसी भी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना हमेशा एक चुनौती बनी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सेलफोन कनेक्टिविटी, पुल, स्कूल जैसे विकास कार्यों पर काम किया जाता रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब तक हजारों की तादाद में मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं, जबकि कई हजार किलोमीटर सड़कें भी बनाई जा चुकी है। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित सभी 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये सभी 30 जिले अभी भी नक्सल प्रभावित हैं। 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक विशेष पहल शुरू की गई थी, ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन 2015 तक सिर्फ 2 राज्यों बिहार और झारखंड के लिए ही फंड आवंटित किया गया। पिछले ही साल केंद्रीय मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए समाधान नाम का 8 सूत्री पहल की घोषणा की। इसके तहत नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीतिक और कार्य योजनाओं पर जोर दिया गया है। हालांकि समय समय पर सभी सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है। दरअसल अपने वर्तमान रूप में नक्सल आंदोलन ने अपनी प्रकृति और उद्देश्यों दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एक तरफ जहां इस समस्या की वजह आर्थिक और सामाजिक विषमता से समझी जाती रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसे राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है। हालिया छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में नक्सल पर राजनीतिक बयान इसी का एक पहलू भी है। यही कारण है कि जो जानकार हैं वो बताते हैं कि नक्सलवाद सियासी दलों का एक चुनावी मुद्दा भी बन गया है, जिस पर मौका मिलते ही वे रोटी सेकने का काम करते हैं। ऐसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारी सरकारें लगातार संविधान की 5वीं अनुसूची को तहरीर देने की कवायद करती हैं, जिसमें कि इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं। चिंता का विषय यह है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी अब तक अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की बात की गई है। दरअसल इन क्षेत्रों में एडवाइजरी काउंसिल एक तरह की पंचायत है, जो आदिवासियों को अपने क्षेत्र में प्रशासन करने का अधिकार देती है। इस काउंसिल में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनके 3/4 सदस्य वे होते हैं जो संबंधित राज्य की विधानसभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलने के कारण भी इनमें असंतोष पनपा है और नक्सली इसी का फायदा उठाकर आदिवासियों को गुमराह करते हैं। 1996 में पैसा अधिनियम, ट्राइबल एक्ट, BRGF यानी कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड जैसे कार्यक्रमों को सही रूप से लागू करने की जरूरत है। BRGF पंचायती राज मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो गोवा को छोड़कर देश के 272 जिलों में विकास की विषमता को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एक समस्या राज्यों के बीच तालमेल की कमी को लेकर है। इसके तहत 2 सीमावर्ती राज्यों को नक्सली घटनाओं के मद्देनजर बेहतर सहयोग के साथ काम करने की जरूरत है। इन उपायों के साथ साथ
सरकारों को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि नक्सलवाद का मूल कारण चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मसलों को युद्ध स्तर पर खत्म करना होगा। दोस्तों, ये जो नक्सलवाद की जो समस्या है और उसका जो समाधान है वो केवल लड़कर नहीं निकाला जा सकता। हमारी सेनाएं बेहद सक्षम है जो एक रात में पूरा जंगल साफ कर सकती हैं, इन नक्सलवादियों को चुन चुन कर खत्म कर सकती है। लेकिन इससे क्या समस्या का समाधान होगा? आप में से लोगों ने बोला कि हम क्यों नहीं चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों अपाचे? दोस्तों, उसकी जरूरत भी अगर पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नक्सलवाद की जड़ पर अटैक किया जाए कि जहां से ये पनपना शुरू हो रहा है। और इसके लिए सारी बातें जो बताई गई हैं उन पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। भले ही हम नक्सलवादियों को चुन चुन कर क्यों ना मार दें, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर से कुछ नक्सली खड़े हो जाएंगे, फिर से ग्रुप बनाएंगे, फिर से वही सब प्रोसीजर होगा। अगर उस प्रोसीजर को नहीं करना है तो इस तरीके के जो काम है, जो किसी व्यक्ति को मजबूरी में नक्सलवादी बनाते हैं, उस तरीके की मजबूरी को खत्म करना है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।